हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सरिता एकेडमी। मैं कुमार संभवराज, इस चैनल का नया फैकल्टी, और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे कुछ कुछ पढ़ाऊंगा। सरिता मैम इज ऑलराइट एंड मैं इस चैनल का नया फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर कवर करने वाले हैं जो आईसीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोपोशीट। तो जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने से आपके बोर्ड्स के मार्क्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल मूव टू द चैप्टर। तो ये चैप्टर आप सोचते हो कि टोपोशीट के बारे की ये तो सिर्फ मैप्स वाला चैप्टर है, इसमें मार्क्स कैसे एंड ऑल, बट आई गारंटी यू कि इस वीडियो को कवर करने के बाद आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइक द 4 ग्रिड रेफरेंस, द 6 ग्रिड रेफरेंस, कॉन्टोर्स, रिलीफ्स और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सारे बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। तो हम लोग अब चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इसके कुछ फाउंडेशन बेसिस को क्लियर करना चाहेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा, टोपोशीट कंप्लीटली एक मैप रिलेटेड चैप्टर है, और जब बात आ जाती है मैप्स की तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कार्टोग्राफी। तो आप जानेंगे कार्टोग्राफी क्या होता है। कार्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। तो मैप्स वाला चैप्टर, तो कार्टोग्राफी का एक क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 मार्कर कि कार्टोग्राफी होता क्या। तो आपको सिंपल लिखना है, कार्टोग्राफी इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स। अब नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली मैप्स? तो मैप्स आर द रिड्यूस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ अर्थ। आपको अगर कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, कोई पर्टिकुलर सिंबल से आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर जगह क्या है, आपको डायरेक्शंस चाहिए, आपको रोड मैप्स चाहिए, तो आप मैप्स को देख के अपने लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, अपने पर्टिकुलर स्पॉट तक पहुंच सकते हैं। आपके पास ग्लोब का भी ऑप्शन है, बट ग्लोब में वो आप पर्टिकुलर चीज नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन मैप्स जो 2D रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास, इसके द्वारा हम आराम से लोकेशंस को नाप सकते हैं, लोकेशंस तक पहुंच सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर सिंबल से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस जगह पर क्या है। तो आगे हम बढ़ते हैं टोपोशीट के ऊपर। टोपोशीट शॉर्ट में हम इसे टोपोग्राफिकल शीट भी बोलते हैं। टोपोग्राफिकल शीट होती है वो पर्टिकुलर शीट जिसमें ग्रिड लाइंस होती है, वो इस टाइप की लाइंस होती है, इसके बीच में कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, मैन मेड फिगर्स होते हैं लाइक रोड्स हो गए, इसमें हिल्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है लाइक कॉन्टोर लाइंस एंड ऑल, जिसके द्वारा कि एक पर्टिकुलर हिल यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इससे हमें सिंबल्स होते हैं, इसमें डायरेक्शंस होती है, और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है स्केल। तो स्केल क्या होता है? अगर इस पर्टिकुलर मैप में 1:1 का एक स्क्वायर बना हुआ है तो 1:50,000 मीटर इसका स्केल होता है। अगर एक पर्टिकुलर मैप में आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर की अगर डिनोशन है तो दैट इक्वल्स टू 50,000 मीटर। तो अगर 2 बॉक्सेस है तो दैट विल बी इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये स्केल आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी स्केल के रेफरेंस पे आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे लाइक टू measure the distance between some particular points, या to find the particular spot the 4 grid and the 6 grid reference, तो उन सारी चीजों को फाइंड करने के लिए ये स्केल्स और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो टोपो शीट में डायरेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई बेसिक चीजें याद रखनी होंगी। जैसे अगर टोपो शीट हमें स्ट्रेट जैसे दिया हुआ है तो मोस्टली उसके जो अप वाला पार्ट होता है वो नॉर्थ साइड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो बॉटम होता है वो साउथ को रिप्रेजेंट करता है, राइट रिप्रेजेंट्स ईस्ट एंड लेफ्ट रिप्रेजेंट्स वेस्ट। तो अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं लाइक फ्रॉम विच पर्टिकुलर डायरेक्शन टू विच पर्टिकुलर डायरेक्शन डज अ रिवर फ्लो, या ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट है, व्हाट डायरेक्शन इट इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है, नीचे वाला पार्ट साउथ है और बाकी ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, और इनके जो मिडल के आते हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन सारी चीजों के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज क्वेश्चंस वी विल डिस्कस फर्दर। और टोपो शीट के टॉप राइट पे कभी कभी आपको ये कंपास दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहता है तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट वेयर दे ऑल लाई इन द मैप, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज द ग्रिड सिस्टम्स। ठीक है, तो टोपो शीट में आप देखे होंगे कि एक ग्रिड्स फॉर्मेट बने रहता है लाइक दिस, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ ग्रिड्स बने रहती है। तो आप सोच रहे हो कि ये ग्रिड्स होती क्या है? तो इन ग्रिड्स के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई एक वेरियस पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन इसी पॉइंट से डिटरमाइन होती है। तो इन ग्रिड सिस्टम से क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक डिटरमाइन द 4 ग्रिड्स रेफरेंस सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट और द 6 ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसके पहले हम जानते हैं ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स क्या होती है। ठीक है,
ईस्टिंग्स वो वर्टिकल लाइंस होती है जो आप यहां देख सकते हो, और नॉर्थिंग्स वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो बॉटम से अप काउंटिंग की जाती है। ठीक है, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन के ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स लिखने हैं तो आप याद रखिए आपको पहले ईस्टिंग्स लिखने हैं, उसके बाद आपको नॉर्थिंग्स लिखने हैं। ईस्टिंग और नॉर्थिंग का जो नंबर होते हैं वो हमेशा ईस्टिंग्स के लिए लेफ्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, और नॉर्थिंग्स के लिए वो बॉटम से अप आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट 23 है, 24 है, 25 है, ये पर्टिकुलर पॉइंट्स 37 है, 38 है, और मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन बताना है फॉर 4 ग्रिड रेफरेंस। ओके, तो हम सबसे पहले इसकी ईस्टिंग्स देखेंगे। तो ईस्टिंग्स में यहाँ पे 37 आ रही है इसकी नंबर, तो हम यहाँ पे 37 लिख देंगे। और नॉर्थिंग्स के लिए जो बॉटम से ऊपर आ रही है, तो इसमें हम 25 नहीं लिखेंगे, हम इसमें 24 लिखेंगे। तो 24 के ऊपर आ रही है तो वी विल राइट 24। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैप में अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो इसके 4 ग्रिड रेफरेंस सिस्टम हो जाएगा E37 एंड 24। आगे हम और ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम 6 ग्रिड और 4 ग्रिड के 2-3 एग्जांपल्स देखने वाले हैं। So now we are proceeding to the next topic in this chapter, that is the grid systems. ठीक है, तो टोपो शीट में आप देखे होंगे कि एक ग्रिड्स फॉर्मेट बने रहता है लाइक दिस, जिसमें वेरियस टाइप ऑफ ग्रिड्स बने रहती है। तो आप सोच रहे होंगे ये ग्रिड्स होती क्या है। तो इन ग्रिड्स के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई एक वेरियस पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, उसकी लोकेशन इसी पॉइंट से डिटरमाइन होती है। तो इन ग्रिड सिस्टम से क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक डिटरमाइन द 4 ग्रिड्स रेफरेंस सिस्टम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट और द 6 ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इसके पहले हम जानते हैं ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स क्या होती है। ठीक है, ईस्टिंग्स वो वर्टिकल लाइंस होती है जो आप यहां देख सकते हो, और नॉर्थिंग्स वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है जो बॉटम से अप काउंटिंग की जाती है। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू 6 ग्रिड सिस्टम्स। सो आपने 4 ग्रिड सिस्टम्स में ये देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट की स्क्वायर लोकेशन कैसे फाइंड की जाती है। 6 ग्रिड सिस्टम में अलग क्या है, 6 ग्रिड सिस्टम में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, ठीक है, तो इसके 4 ग्रिड सिस्टम तो आपको निकालना आ ही गया होगा। वी हैव टू फाइंड द ईस्टिंग्स फर्स्ट, देन वी हैव टू फाइंड द नॉर्थिंग्स। तो इसकी ईस्टिंग्स हो गए 23, नॉर्थिंग हो गए 32। सो E will be equal to 23 and N will be equal to 32। तो ये आ गया इसका 4 ग्रिड वाला आंसर। बट अगर इसके 6 ग्रिड सिस्टम का आंसर आपसे मांगा जाए या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि what define and describe the 6 grid system of this exact point, so what you will do? So for this you take a closer look in this. So now for this exact point we have to assume and divide this entire line, the 1 into 1 square, into 10 equal parts. Okay, so मैंने जो स्क्वायर ड्रॉ किया है that is 2 inches into 2 inches because मुझे व्हाइट बोर्ड में समझाना था, बट आपको जो टोपो शीट में मिलेगा that will be of 1 centimeter into 1 centimeter. So you have to divide it into 10 parts, that will be 1 millimeter each. Okay, so you have to find this and you have to use a scale. तो पहले आपको जो ईस्टिंग्स फाइंड करनी है, ईस्टिंग्स में आपको सबसे पहले इसे देखना होगा, दिस लाइज अराउंड नियरली द 3rd पार्ट, ये आपके 3rd पार्ट तक आ रहा है। और जब आप नॉर्थिंग्स फाइंड कर रहे हो तो ये आपके 2nd पॉइंट तक आ रहा है। ठीक है, तो इसका जब हमें आंसर लिखना होगा दैट वी विल बी राइटिंग एज। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, दैट इज द 6 ग्रिड सिस्टम। 6 ग्रिड सिस्टम और 4 ग्रिड सिस्टम की सबसे पहले एक मेन डिफरेंस हम समझ लेंगे। 4 ग्रिड सिस्टम में हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के स्क्वायर लोकेशन के बारे में पता चलता है, और 6 ग्रिड सिस्टम में हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें जो कि बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, आई टेल यू व्हाई दिस लाइज इन द सेंटर। तो इसके अगर हमें 4 ग्रिड सिस्टम निकालना पड़े तो सबसे पहले हम इसका E निकालेंगे, तो E आर द वर्टिकल लाइंस 24, वी आर लिविंग अ डैश, ये डैश मैं क्यों लीव कर रहा हूं आई टेल यू लेटर, एंड N इसके नॉर्थिंग्स निकालेंगे तो नॉर्थिंग इज 32, तो वी लीव अनदर डैश। ओके, इसके लिए आपको स्केल से इस पर्टिकुलर स्क्वायर के 10 पार्टीशंस को नापना होगा। ओके, मेजर करना होगा इस पे 10 पर्टिकुलर पॉइंट्स को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, तो इसके 10 पार्टीशंस का ये 5th पार्ट होगा, और इसके ईस्टिंग्स का भी ये 5th पार्ट ही आ रहा है। ओके, सो हम दोनों में 5 लिख देंगे। तो दिस कम्स एज द 6 ग्रिड सिस्टम आंसर फॉर दिस एग्जैक्ट पॉइंट। इसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे
For example, we are doing a point over here. Okay, so we are going to write the eastings first. ईस्टिंग आ जाएगी इसकी 24, नॉर्थिंग्स के लिए वी विल बी राइटिंग एज 32, 33. ओके, फिर राइटिंग 33. और जो इसके सेंटर पॉइंट्स है, जो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, अज्यूमिंग दैट दिस इज समथिंग सेकंड पॉइंट कमिंग फ्रॉम ईस्टिंग एंड नॉर्थिंग बोथ, तो वी विल बी राइटिंग 2 ओवर देयर. आपको ये चीज स्केल से मेजर करके ही लिखनी है यहाँ पे, तो बिकॉज आई एम यूजिंग अ डिफरेंट स्केल ओवर देयर, मैंने जो ड्रॉ किया है ग्रिड दैट इज 2 इंचेस इंटू 2 इंचेस, बट आपके जो क्वेश्चंस में और आपके जो टोपो शीट के जो क्वेश्चंस आएंगे दैट विल बी ऑलवेज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर. सो यू हैव टू अज्यूम दैट देयर आर 10 पार्टीशंस ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, और जिस एग्जैक्ट मिलीमीटर पे वो पॉइंट लाई करेगा, आपको वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स के आगे लिखना है. So that will give you the answer for its 6 grid system location. Moving to some more questions for this 6 grid system. इसमें पॉइंट A और पॉइंट B की हमें 6 grid system निकालनी है. तो पॉइंट A lies over है, पॉइंट B lies over है. So जैसा कि हमने steps को पहले देख लिया है, first we have to find the eastings and northings, and then जो उसके exact points होंगे we will write that over. ये सबसे simplest tricks है. Okay. So for point A, the easting is 25, so we'll write 25 over here, and the northing is 34, so 34 we are going to write over here. अब इसके exact points को देखने के लिए easting का third point आता है point A पे, so we are going to write 3 over here, and northings का second point comes over here, so we will be writing 2 over here. So this comes as the answer for point A, E253 and N342. Now for point B, you can easily solve this question. Eastings comes as 23, so we are going to write 23, and northings, because ये इसके नीचे वाली लाइन है, तो we are going to assume कि ये 30 के ऊपर है, so 30, northings we are going to write 30. and अब आते हैं इसके points के ऊपर. ईस्टिंग के पॉइंट हम पहले देखेंगे, so this lies in the first point, so we are going to write 1, और N30 के आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सेकंड पॉइंट पे लाई कर रहा है, so we are going to write N32. okay, N302. so इसका पॉइंट हमें निकल के आ चुका है E231 and N302. so इससे आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि 4 ग्रिड सिस्टम तो निकालना बड़ा इजी है, लेकिन 6 ग्रिड सिस्टम निकालने के लिए यू हैव टू बी वेरी प्रेसाइज, क्योंकि अगर एक भी मिलीमीटर आपका स्केल इधर उधर होता है, so you are going to not get the full marks. So you do have to calculate this with precision, like this, okay. So now we are moving to another topic, that is conventional signs and symbols. So एक टोपो शीट में बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, क्योंकि उसमें इसकी पर्टिकुलर रेफरेंस पता चलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस टाइप का कोई सिंबल देख रहे हो मैप में, सो यू विल थिंक दैट दे आर 2 पैरेलल लाइंस. नो, दे आर नॉट. They are the representation of a metallic road. okay, तो metallic road जो होती है उसको हम इस चीज से represent करते हैं. इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर रोड किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन जा रही है, किस पर्टिकुलर स्क्वायर से किस पर्टिकुलर स्क्वायर जा रही है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्ट दोज साइंस एंड दोज सिंबल्स स्टैंड फॉर. ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं. ये एक पर्टिकुलर सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सो दिस रिप्रेजेंट्स अ एक्सप्रेस हाईवे विद अ टोल इन इट. ओके, टोल आपको पता ही होगा, टोल आप लोग घूमते होगे तो आपका टोल कटता ही होगा अगर जो लोग लॉन्ग ड्राइव करते हैं एंड ऑल. नेक्स्ट इज व्हाट एग्जैक्टली दिस इज. दिस इज अ एक्सप्रेस हाईवे विद अ ब्रिज इन इट. तो ये एक ब्रिज है. So this is an express highway with bridge in it. What this is, so इस टाइप के नॉन कंटिन्यूअस लाइंस अगर है तो दैट मीन्स अनमेटालिक रोड और नॉन मेटालिक रोड. इस टाइप के रोड्स आपको विलेजेस के मैप्स में मिलेंगे क्योंकि वहां के रोड्स उतने अच्छे तरीके से कोल फील्ड या टार फील्ड नहीं होते हैं. ठीक है, तो वो सारे रोड जो मड से बनते हैं, नॉन मेटालिक है, तो उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय दिस. दिस इज अ नॉन मेटालिक रोड. नाउ सम साइंस वी विल मूव अहेड टू, लाइक PO. What exactly PO means? आपने बचपन से पढ़ा होगा. PO means post office. Now we go to PS. PS it's police station. पुलिस स्टेशन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस पर्टिकुलर सिटी में पुलिस स्टेशन किस पर्टिकुलर 4 ग्रिड पॉइंट पे है,
तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको इस सिंबल को फाइंड करना होगा मैप में. यू हैव टू फर्स्ट फाइंड पीएस एंड देन यू हैव टू एग्जैक्टली फाइंड दैट विच एग्जैक्ट ईस्टिंग्स एंड नॉर्थिंग्स के बीच में वो लाई करता है. अगर आपको 6th ग्रेड का क्वेश्चन आए तो आपको 6th ग्रेड निकालना मैंने सिखा दिया है. सो आप इजीली निकाल सकते हो कि उसका 6th ग्रेड और 4th ग्रेड कौन सा पॉइंट है. लेकिन उसके पहले आपको ये सारे कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स याद करने होंगे. फॉर दिस डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा एक पीडीएफ होगा जिसमें ये सारे कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स विद देयर साइंस विद देयर नेम्स आपको मिल जाएगा. तो यू रिवाइज द टॉपिक्स विद दैट. ओके, एंड नाउ व्हाट दिस इज अ कनाल. कनाल आप लोगों को पता ही है, वाटर बॉडी एक तरह की है. सो कनाल का रिप्रेजेंटेशन इससे होता है. सो इससे आप पता कर सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर साइंस का क्या मीनिंग होता है, और ये बहुत ही नेसेसरी है. अगर आपको सारे साइंस का मीनिंग पता है सो यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 40% ऑफ द चैप्टर. आपको 40% ऑफ द चैप्टर ऑलरेडी क्लियर्ड है कि आपको सारे साइंस पता है. अगर आपको 4th ग्रेड और 6th ग्रेड सिस्टम निकालना आता है सो यू आर मोस्टली अहेड इन द चैप्टर, और आप इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड्स में. सो स्टूडेंट्स, हमने टोपो शीट चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बेसिक टॉपिक्स को कवर कर लिया है, लाइक 4th ग्रेड सिस्टम, 6th ग्रेड सिस्टम, स्केल, डायरेक्शंस एंड ऑल. तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे, जो कि है रिलीफ एंड कॉन्टूर लाइंस. इसमें और टॉपिक्स भी आएंगे लाइक कॉन्टूर इंटरवल्स एंड ऑल, जो हम आगे देखने वाले हैं. ठीक है. सो रिलीफ क्या होती है? एक पर्टिकुलर मैप के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं इसको दिखाने का जो तरीका होता है ये रिलीफ दिखाता है. ठीक है. रिलीफ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक मैप है. ठीक है. इसमें यहां पर एक पर्टिकुलर हिल है. तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ हिल. ओके. इसका जो सबसे ऊपर का पॉइंट है, आपको पता होगा हिल नीचे सबसे कम हाइट पे होती है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हिल की हाइट और वहां के एग्जैक्ट स्लोप हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. ठीक है. सो दिस वी कैन से दिस इज अ टाइप ऑफ हिल रिलीफ इन द टोपो शीट. ठीक है. इसको फाइंड करने के लिए वी हैव टू सी ओवर फॉर द कॉन्टोर लाइंस. तो ये जो पर्टिकुलर लाइंस है इसके बाहर एक नंबर लिखा हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होगा 200, यहाँ लिखा होगा 250, यहाँ यहाँ लिखा होगा 300, और एट द एंड यहाँ पे लिखा होगा 350. ठीक है. सो व्हाट दीज आर द कॉन्टोर लाइंस. कॉन्टोर लाइंस एक कंटिन्यूअस लाइंस होती है जो उस पर्टिकुलर एरिया की हाइट बताती है इन मीटर्स या इन किलोमीटर्स. मोस्टली ये मीटर्स में ही होती है, बट स्पेशल केसेस में अगर आपको ये किलोमीटर्स में क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन पे जरूर ध्यान दीजिएगा. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर केस में वी आर सीइंग कि ये स्टार्ट हो रही है 200 मीटर्स से और एंड हो रही है 350 मीटर्स से. सो वी कैन से दैट जो कॉन्टूर लाइन सबसे पहले है दैट इज ऑफ 200 meters. नाउ वी आर कमिंग टू कॉन्टूर इंटरवल्स. नाउ व्हाट एग्जैक्टली कॉन्टूर इंटरवल्स आर. कॉन्टूर इंटरवल्स वो इंटरवल्स होते हैं जो दो एग्जैक्ट कंटिन्यूअस कॉन्टूर लाइंस के बीच के जो इंटरवल होते हैं उन्हें हम कॉन्टूर इंटरवल्स कहते हैं. आपके आईसीसी में आप आईसीएससी में आप ध्यान दीजिएगा कि 20 meters इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कॉन्टूर लाइंस. तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा कि दो कंटिन्यूअस कॉन्टूर लाइंस की डिफरेंस हमेशा 20 मीटर ही होती है. सो इससे हमने यहाँ पे 3 टॉपिक्स देख लिए हैं, लाइक रिलीफ, कॉन्टूर लाइंस और कॉन्टूर इंटरवल्स. ओके. इससे इन फीचर्स के थ्रू, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के थ्रू आप बहुत सारे जो लैंडमार्क्स होते हैं उनके बारे में आप पता कर सकते हैं. लाइक इफ देयर आर माउंटेन्स, इफ देयर आर स्लोप्स, इफ देयर आर क्लिफ्स, वैलीज, स्पर्स, ये सारी चीजें हम रिलीफ, कॉन्टूर लाइंस और कॉन्टूर इंटरवल्स के द्वारा ही पता कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे, लाइक ये था 500, ये था 450, ये था 300. ओके. तो आप देख सकते हो कि इसमें ये डिक्रीज हो रहा है. यहाँ लोकेशन में अगर हाइट इतनी थी तो नीचे जाते जाते उसकी हाइट और कम हो रही है. तो डिस्क्राइब्स कि वहां एक टाइप का होल है. ओके. उस पर्टिकुलर एरिया में एक टाइप का होल है. अगर हम मानेंगे और आगे हम देखेंगे, मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा फॉर वैलीज, स्पर्स, जिससे आपको इसके बारे में और ज्यादा आइडिया हो जाएगा. So now we are moving ahead to slopes.
तो स्लोप्स क्या होते हैं? स्लोप आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डाउन हिल या एक पर्टिकुलर अप हिल को हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। स्लोप टोपोग्राफिकल शीट में दो तीन टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टीप स्लोप, देयर इज अ जेंटल स्लोप। स्टीप स्लोप क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में बहुत ज्यादा अपहिल, डाउनहिल या बहुत ज्यादा अपहिल है, सो वी विल से दैट एज अ स्टीप स्लोप, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही जेंटल सा अपहिल डाउनहिल है या जेंटल सा अप डाउन है, सो वी विल से दैट एज जेंटल स्लोप्स, ठीक है। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं मैप पे? अगर कॉन्टूर लाइंस बहुत ज्यादा क्लोज है तो यू कैन डेफिनेटली सी दैट एज अ स्टीप, ओके। and if the contour lines are very far from each other, you can say that that is a type of a gentle slope, okay, इस टाइप के केस में। now there is also one thing known as a cliff। एक क्लिफ क्या होती है? एक पर्टिकुलर लैंड के आगे there is a type of a गड्ढा, what we say in हिंदी, ठीक है। तो अगर किसी पर्टिकुलर लाइंस के बाद एक सडन में एक वेरिएशन होता है कॉन्टूर लाइंस की इस पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 400 मीटर, यहाँ लिखा है 350 मीटर, यहाँ सडन में अगर आपको 100 मीटर दिख रहा है तो यू कैन आइडेंटिफाई दिस एज अ क्लिफ, बिकॉज वहां पे लैंड मास अचानक से बहुत नीचे हो जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जामिनेशन लाइक identify steep slope, identify a gentle slope, identify a cliff. So you can write this that we can see, for example अगर एक stiff, फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लिफ का एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ये एक क्लिफ है या नहीं है, यू हैव टू say it with the help of evidence. You can simply write this that we are seeing the map and the contour lines, they suddenly change the height from 400 to 350 and then suddenly to 100. This is a proper description of how a cliff works, how a cliff is described. So we can say that this exact point in the map is a cliff. इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आपको सारे जो रिलीफ फीचर्स होते हैं, सारे हिल्स, वैलीज, इन सब का डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है, इन सब के कॉन्टूर लाइंस कैसे रहते हैं, आपको ये सारी चीजें याद करनी है जिससे आप इस टॉपिक में अच्छा से स्कोर कर पाओ। So now students we are moving ahead to drainage. So drainage आप लोगों ने ज्योग्राफी में आपको आइडिया होगा ही, जो एक पर्टिकुलर एरिया की वाटर बॉडीज, मोस्टली रिवर्स और स्ट्रीम्स जो होती है, ये ड्रेनेज कहा जाता है इन्हें, ठीक है। तो इसी प्रकार से टोपो शीट में भी अगर आपको ड्रेनेज फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू फाइंड द ब्लू वाटर बॉडीज, द ब्लू रिवर्स, द स्ट्रीम्स एंड ऑल, और आपको इसके ड्रेनेज के बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन आप याद रखिएगा कि द रिवर, द स्ट्रीम्स, दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द हायर स्लोप टू द लोअर स्लोप। एक हायर रीजन से लोअर रीजन में ही जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा या देखा होगा कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है किसी भी नदी में या कहीं पे, वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्शन, ठीक है। सो ये अगर आप पॉइंट याद रखोगे तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दैट identify from which direction to which direction a particular river R is flowing. So you can see that किस area में height ज़्यादा है, you can find that by the help of the contour lines, and किस particular area में height low है, so आप find कर सकते हो that this river that flows from west to east or from northwest to southeast, इस तरह से आप इसे find कर सकते हो, ठीक है। तो ड्रेनेज के तीन बेसिक टाइप्स होते हैं आईसीएसई क्वेश्चंस में, अगर आप इन तीनों को देख लोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं से आने वाले हैं। दे आर डेंड्रिटिक ड्रेनेज, ट्रेलिस ड्रेनेज एंड रेडियल ड्रेनेज। सो व्हाट आर द डिफरेंसेस? डेंड्रिटिक ड्रेनेज क्या होता है? डेंड्रिटिक ड्रेनेज में जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है, जो मेन रिवर है, इससे जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स या जो छोटी रिवर्स निकल रही है, दे फॉर्म अ ब्रांच स्ट्रक्चर। जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, दे फॉर्म अ सिमिलर स्ट्रक्चर, और इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज अ डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू ट्रेलिस। ट्रेलिस मोस्टली what happens is the tributary rivers, they join the main river at around a 90-degree angle. Like this is not exactly a 90-degree angle, but एक rough reference पे we can say that this is joining it at a straight line. Okay, सो इस टाइप की रिवर्स को, इस टाइप के ड्रेनेज पैटर्न्स को वी कॉल एट ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। नाउ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
होता क्या है, जब एक पर्टिकुलर हिल या एक माउंटेन है उसमें जो हायर रीजन से लोअर रीजन में नदी बहती है, ड्रेनेज सिस्टम बहते हैं, तो दैट वी कॉल एज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ओके, सो इसमें आपको हमेशा याद रहना है कि जो ऊपर का पार्ट है, द स्टार्टिंग पार्ट वेयर दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, दोज आर ऑलवेज द हायर स्लोप्स, और जहां वो एंड कर रहे हैं मींस द आउटसाइड ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न, दोज आर ऑलवेज द लोअर स्लोप। So drainage में you always have to remember this, that the river and the streams they always flow from a higher height to the lower height। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेंगे, आप उसे फॉलो करके टेलीग्राम चैनल पे आप वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप जिससे सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ अगर आपको एक पर्टिकुलर टोपो शीट मैप में सेटलमेंट्स देखने हैं, सेटलमेंट्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में लोग कहाँ रह रहे हैं, हाउसेस उस पर्टिकुलर एरिया में किस प्रकार से है, एक पर्टिकुलर कॉलोनी बनी हुई है, कॉलोनी किस टाइप की बनी हुई है, इन सारी चीजों को हम सेटलमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, सेटलमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, न्यूक्लिएटेड, डिस्पर्स्ड एंड लीनियर। व्हाट न्यूक्लिएटेड मींस, अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड बने हुए हैं हाउसेस, बिल्डिंग्स, ओके, ऐसा कुछ अगर बना हुआ है तो वी कॉल इट एज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। ठीक है, ये मोस्टली डेंस एरियाज लाइक कॉलोनीज में होता है, मार्केटेड एरियाज होते हैं इस टाइप के। नाउ कमिंग टू डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड में हाउसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, इस केस में इसे हम डिस्पर्स्ड कहते हैं। इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, अगर किसी के फार्म हाउस है या कोई फार्म एरिया है, उस तरफ डिस्पर्स सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लैंड और वहां में फार्मर्स बहुत कम रहते हैं, तो वहां वो दूर दूर करके अपना घर बनाते हैं। नाउ लीनियर, लीनियर में क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर रोड के साथ चलने वाले घर से, लाइक दिस, अगर दोनों तरफ रोड के घर है, बिल्कुल सिस्टमैटिक मैनर में घर है, तो दैट वी कैन से एज लीनियर सेटलमेंट। तो इसे आइडेंटिफाई करना बड़ा सिंपल है। इफ इट्स वेरी कॉम्पैक्ट इट्स न्यूक्लिएटेड, if it's far away from each other it's dispersed, and if it's in a linear manner perpendicular or parallel to the roads then it's a type of linear settlement. So guys, now we are moving to the last unit of this chapter, that is distance measurement। ये एक तरह का प्रैक्टिकल टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा आप टॉपिक का नाम देख के आप आइडेंटिफाई कर ही पा रहे हो कि इसमें आप लोगों को डिस्टेंस मेजर करने होंगे टू पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में, या एक पर्टिकुलर रिवर अगर फ्लो कर रही है तो इसका डिस्टेंस कितना होगा। सो आइए हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या हम लोग किस टाइप से डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है स्ट्रेट मेथड। इसमें हमें क्या करना होता है कि दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को वी विल यूज अ स्केल, वी विल मेजर दैट, and after that we will convert it into the required kilometers using the scale provided in the map. For example, point A से point B के distance it's somewhat near 3 units. So आपको ये पता होगा कि 1 unit is equal to 50,000 meter. Okay, so 3 units will be equal to 150,000. Okay, so 150,000 meter equals to 1.5 kilometer. So इससे हमें पता चल रहा है कि point A to point B equals to 1.5 kilometer. So you have to use two things for calculating this type of stuff. First is a scale, you have to calculate the distance, the units between these 2 points, and after that you have to multiply those units using the unit provided in the scale of the topo sheet. Usually it's 1:50,000 meter, but if it's something else your map will definitely provide you with that, no need to worry. Okay, now next comes the curved one. For this type of question usually comes when you have to measure the distance of a particular river. For example, this river it's flowing from C to D. Okay, how can you find the distance, that how much it's flowing? Okay, तो इसके लिए आपको एक थ्रेड लेना होगा, आपको एग्जामिनर प्रोवाइड करेंगे वो थ्रेड, या तो आप जो आपको पेपर टाई करने के लिए जो थ्रेड दिया जाएगा आप उससे भी कर सकते हो, और यू कैन आस्क फॉर अ लॉन्गर वन इफ द क्वेश्चन रिक्वायर्स अ लॉन्गर थ्रेड, दे विल प्रोवाइड यू विद दैट। सो आपको पॉइंट सी के स्टार्टिंग से वो थ्रेड को रखते हुए पॉइंट डी तक लेके आना है। पॉइंट डी तक लाने के बाद जितना भी उस थ्रेड का यूनिट्स होता है that you have to multiply with this scale. Okay, for example,
अगर 6 सेंटीमीटर आता है वो थ्रेड का लेंथ फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी, सो यू कैन डू दिस 1:50,000. 6 will be equal to okay 3 lakh. तो 3 लाख मीटर्स इक्वल टू 3 किलोमीटर्स. तो आपका आंसर आ जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द डिस्टेंस पॉइंट सी से पॉइंट डी में रिवर फ्लो कर रही है कितने डिस्टेंस पे, तो यू कैन डेफिनेटली से दिस एज 3 किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ. आपने अगर ये वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यू कैन डेफिनेटली सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल बी कमिंग फॉर योर बोर्ड्स और फॉर योर नॉर्मल एग्जामिनेशंस एज वेल, क्योंकि हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर किए लाइक 4 ग्रेड सिस्टम, 6 ग्रेड सिस्टम, रिलीफ्स, कॉन्टोर्स, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, डिस्टेंस मेजरमेंट, ड्रेनेज पैटर्न्स, डायरेक्शन, स्केल और जो भी बेसिक्स होते हैं इस चैप्टर के. So I can guarantee that if you watch this video even for your revisions, you can definitely score good marks. और practice questions और इस chapter के important points के लिए you can definitely check our telegram channel. The link is in the description. उस channel में आपको वो सारे study materials मिल जाएंगे जो हम लोग upload करते हैं इस chapter के भी और पहले के सारे chapters के भी. तो if you find this video helpful, you should definitely like this video, subscribe to the channel for more upcoming videos. हम आगे भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि इससे आपके हेल्प होते रहे और आप अल्टीमेटली अच्छा स्कोर कर पाओ. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.